अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह खैर। ऑटम 22 कैश फ्लो का नहीं, फ्रेमवर्क का क्वेश्चन भी ओ फ्रेमवर्क का है कि नहीं है, कैश फ्लो का तो है ना, कैश फ्लो तो पढ़े। ऑटम 2022, ऑटम 2022 क्विकन लिमिटेड। सवाल कहाँ है पढ़ने को, बड़े पढ़े हैं। हाँ जी, पढ़ लिया। कितने रह गए, बाकी पढ़ लिए, सुन लो। जोन रुपीस जी, पीबीटी है, निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। रिटेन अर्निंग्स
BD 325 CD 337 जी 0.1। ये 15 मिलियन क्या है? ट्रांसफर है, इंक्रीमेंटल डेप्शन है, ट्रांसफर है। तो ये सरप्लस से यहां ट्रांसफर होके आया 15। आगे 0.7 हम 2022 का सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो 2021 का फाइनल डिविडेंड दो है। दो 2021 का फाइनल डिविडेंड है और 2022 का इंटरम है। तो 2022 का इंटरम बोनस है कितने %? अब ये 2022 का इंटरम है तो किस पे लगेगा? 22 की बैलेंस शीट में जो कैपिटल आ रहा है वो तो 22 के एंड का आ रहा है ना भाई। तो 22 में इंटरम, तो उससे पहले तो 22 का ओपनिंग ही था। तो ये 400 पे लगेगा, 400 पे 20%, कितना? 80। और जो उसका 21 का फाइनल है वो भी 400 पे ही लगेगा, 10%, 40। अच्छा, अगर 21 का फाइनल कैश नहीं बोनस डिविडेंड होता, 21 का जो फाइनल डिविडेंड कैश दिया हुआ है अगर वो बोनस डिविडेंड होता तो फिर ये तो 400 पे ही लगता, लेकिन 22 का इंटरम फिर 440 पे लगता। दोबारा 2021 का फाइनल डिविडेंड 2022 में सबसे पहले दिया गया होगा। चूंकि वो कैश डिविडेंड था तो उस डिविडेंड के बाद भी कैपिटल 400 मिलियन ही रहा, और जब 22 के इंटरम की बारी आई तो 400 ही था। मैंने कहा अगर 2021 का फाइनल कैश नहीं बोनस डिविडेंड होता तो ये 40 होता, लेकिन 22 का इंटरम निकालने के लिए 440 यूज होता। और रिटेन अर्निंग के बारे में बस, तो यहां से निकलेगा पैट 117 और टैक्स है, सवाल में टैक्स नहीं है तो बस यही पीबीटी है। जी ऐड करने वाली चीजों में डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन कितनी गिवन है कि ढूंढनी पड़ेगी? ये जो गिवन है ये स्टूडेंट्स को उसने धोखा दिया था। वर्ड डेप्रिसिएशन देख के लोगों को लगेगा कि गिवन है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग गिवन है। पीपीई सिर्फ बिल्डिंग तो नहीं है, पीपीई में नहीं, लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होगी, व्हीकल्स भी हैं, व्हीकल्स भी हैं। तो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की गिवन है, व्हीकल की नहीं गिवन है। तो बिल्डिंग की तो चलो ठीक है गिवन है, कितनी? 7.2, लेकिन व्हीकल्स की निकालनी पड़ेगी, वर्किंग 2। व्हीकल का बीडी 96,118। और व्हीकल के बारे में सवाल में कहा क्या कहा है? एक व्हीकल खरीदी है 51 की, तो एडिशन इसीलिए बताती ताकि बैलेंसिंग हम डेप्शन निकाल सकें। तो व्हीकल की एडिशन आ गई, तो अब आप इसको जो बैलेंस करेंगे जी, है डिस्पोजल, डिस्पोजल का है जी 0.3। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डिस्पोजल मिस हो गया। व्हीकल का डिस्पोजल है और उस डिस्पोजल की बुक वैल्यू है 8 या 7। जो 7 मिलियन है वो पिछले साल बेचा था, तो हमने तो इस साल में 8 लिखना है, तो 8। तो ये हो जाएगी 21। ऐड होने वाली चीजों में हाँ जी, ये बड़ा मजे का पॉइंट है।
इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है कहीं 0.6, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर, ये क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि इंटरेस्ट पेड है? इंटरेस्ट फॉर द ईयर ये एक्सपेंस है, तो यहां कितना ऐड कर दूं? क्यों? जब ये एक्सपेंस बना ही नहीं तो इसमें ऐड बैक क्यों करें? 48 टोटल इंटरेस्ट है जिसमें से 14 हुआ है कैपिटलाइज, बाकी 34 एक्सपेंस बना था, तो वो करना है ऐड बैक। और ऐड करने वाली चीजों में अच्छा दोनों तरह से चल सकते हैं, या तो अपने दिमाग में कैश फ्लो का फॉर्मेट रिकॉल करें या सवाल की इंफॉर्मेशन पढ़ते जाएं, अगर कोई ऐड करने वाली चीज होगी तो फॉर्मेट से वो क्लिक कर जाएगी। पॉइंट 1 में रिवैल्यूएशन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, और वो सरप्लस में ही जाएगा। डेप्रिसिएशन हो गई, और लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है, व्हीकल इन्वेंट्री बस, लेस प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। व्हीकल बेचने पे हुआ है प्रॉफिट, किसको किससे डिफरेंस लेना है? 11 और 8 का, क्योंकि 6 और 7 पिछले साल की ट्रांजैक्शन है। बस थक गए? पॉइंट नंबर 3, इस साल व्हीकल बेची है 8 मिलियन बुक वैल्यू वाली, 11 मिलियन की, ये इस साल है। पिछले साल 7 मिलियन की बुक वैल्यू वाली बेची थी, जितने की भी बेची थी, जितने की भी, वो पिछले साल का मसला है। हम इस साल में 8 मिलियन बुक वैल्यू वाली 11 मिलियन की बेच रहे हैं, तो 3 प्रॉफिट कमा रहे हैं। 3 2 4 1, इसको क्या देते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। है क्या क्या बोलो आगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या कह रहे। तो वो इन्वेस्टिंग में देखेंगे ना जाके, अभी तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल रिवर्स किया है, गाड़ी बेच के पैसे कितने मिले कम मिले वो उसमें देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इसके बाद क्या आता है? करंट एसेट्स में क्या है? लैंड बिल्डिंग व्हीकल इन्वेंट्रीज, जी इन्वेंट्री कम हो गई है तो डिक्रीज। जी 4 4 4 माइनस 3 6 5, जी सुन लिया मैंने जी। 70 डिक्रीज है तो प्लस माइनस प्लस, तो 79 की डिक्रीज। पॉइंट 5 के साथ आपने वही करना है जो मैं आपके बार बार याद दिलाने पे भी कर रहा हूं, इग्नोर। क्यों है? बस ऐसी तंग करने का। पॉइंट 5 का कुछ भी नहीं करना, क्यों नहीं करना? ये जो हम लोग, नहीं बात सेल की नहीं है, ये जो हम लोग इन्वेंट्री की इंक्रीज डिक्रीज यहां से एडलेस कर रहे होते हैं, ये सिर्फ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होगी या रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, सारी इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज करनी है। तो अगर इसमें वर्क इन प्रोसेस शामिल है तो होता रहे, या तो कहा हो ना कि डिक्रीज इंक्रीज इन सिर्फ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री करनी है। जब सब इन्वेंट्रीज की करनी है तो रॉ मटेरियल हो जाए वर्क इन प्रोसेस हो जाए फिनिश गुड्स, तो सबकी इंक्रीज डिक्रीज करनी है। तो इसलिए वर्क इन प्रोसेस जो वो अलग बता रहा है वो ऐसी छेड़ने के लिए बता रहा है। ये पॉइंट दोबारा, अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो इन्वेंट्री की इंक्रीज डिक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल्स को परचेजेस बना रही है, और क्रेडिटर्स की इंक्रीज डिक्रीज उन परचेजेस को पेमेंट बना देती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की इंक्रीज डिक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाएगी। वर्क इन प्रोसेस की इंक्रीज डिक्रीज उस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनाएगी। उसके अंदर मटेरियल कंज्यूम्ड भी आ रहा होगा, रॉ मटेरियल की इंक्रीज डिक्रीज उसको परचेजेस बनाएगी, और फिर क्रेडिटर की इंक्रीज डिक्रीज उसको पेमेंट बनाएगी। तो इसीलिए पहले वाले जुमले में वापस आता हूं, हर किस्म की इन्वेंट्री की इंक्रीज डिक्रीज लिखनी है।
अब चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे वर्किंग प्रोसेस हो, चाहे फिनिश गुड हो, हर इन्वेंट्री की इंक्रीज डिक्रीज लिखनी है, तो हमने लिखनी थी दिख रही। ओके, तो ये ऐसी बस छेड़ने के लिए पॉइंट बनाया हुआ था। चले जी, करंट एसेट्स में आगे, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में कोई मिलावट, पक्की बात है, फिर सोच लें, बिल्कुल है मिलावट। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि पिछले साल जो व्हीकल बेची थी उसके पैसों में से 6 मिलियन इस साल मिला है। तो पिछले साल रिसीवेबल था तो इस साल मिला है ना, तो पिछले साल वो एसओएफपी में कहां आ रहा होगा? ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में आ रहा होगा, और तो लाइन ही कोई नहीं। तो जो पिछले साल की 185 की फिगर है, इसमें 6 मिलियन की मिलावट शामिल है पीपीई से रिलेटेड, वो निकाल देंगे। तो क्रीज इन ट्रेड एंड अदर अभी इस वक्त कितनी है? 185 माइनस पिछले साल कितनी थी? ये उल्टा नहीं बता रही, चले खैर है कोई मसला नहीं, हमने लिखना तो सामने इंक्रीज डिक्रीज सोच के है ना, इसकी जगह से कुछ नहीं होता। 185 में से 6 निकाल दिए, 33 इंक्रीज, तो ये माइनस जी, वो तो पेबल में आएगा ना, अभी तो रिसीवर्स में है। किसी की हालत खराब हो रही हो तो जा सकता है। क्यों? चलो एसी में खुद लगवा ले। करंट एसेट्स हो गए, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में कोई मिलावट? जी बिल्कुल है, बिल्कुल। कहां है? पॉइंट नंबर 4, व्हीकल खरीदी थी, तो क्रीज इन पेएबल अभी कितनी है? 160 में मिलावट है 12, और पिछले साल कितनी थी? तो 6 का इंक्रीज है, लायबिलिटी है इसलिए पॉजिटिव। और एडवांस फ्रॉम कस्टमर में इंक्रीज है जी, 34, 327 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, नहीं गलती हो गई, हाँ ठीक है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया था। अब इसके बाद टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तो टैक्स तो है नहीं, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेएबल कितना है? कोई नहीं, तो बस इंटरेस्ट पेड, कितना है इंटरेस्ट पेड? 34, बाकी 12 तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, जो 14 मिलियन कैपिटलाइज है, 14 कैपिटलाइज, वो तो इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ पीपी के अंदर आना है। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड कुछ भी नहीं है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई 293, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, इसमें ना वो अभी एक बच्चे ने पूछा था, हो सकता है बाकी भी लोग सोचते हो, क्योंकि नहीं अक्सर हर क्लास में कोई ना कोई बच्चे पूछ रहे होते हैं कि हम कैश फ्लो का फॉर्मेट याद करके सवाल आगे चलाने की बजाय अगर एनपीओ की तरह जितने भी बैलेंसेज आ रहे हैं सबके टी अकाउंट खोल लें,
उनमें BDCD लिख लें, अदर इन्फॉर्मेशन का डेबिट क्रेडिट पूरा कर लें और बाद में समेट के कैश फ्लो बना लें। तो अगर कोई इस तरह कंफर्टेबल है तो बेशक कर ले। मैं सिर्फ ये अवॉइड इसलिए करता हूं क्योंकि SOFP नहीं बनानी ना। SOFP बनानी हो तो सारी ट्रांजेक्शन अवेलेबल होंगी, आप सारी की सारी ट्रांजेक्शन का डेबिट क्रेडिट कर पाएंगे। अभी तो SOFP नहीं बनानी, आप T अकाउंट सारे खोल लें, लेकिन जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज हैं जिनकी इंक्रीज डिक्रीज दिखानी होती है उनके रहने देंगे कि उनके भी खोल लेंगे, उनकी तो इंक्रीज डिक्रीज दिखानी है। फिर इसी तरह से जो बाकी उनमें हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन पूरी ना हो और अकाउंट खोल के बैठे हैं कि इसमें से क्या मिसिंग फिगर निकालूं, तो इसलिए मैं पर्सनली इसी को प्रेफर करूंगा कि आप कैश फ्लो का फॉर्मेट दिमाग में चलाएं, उसको चेकलिस्ट के तौर पे रखें और बाकी सवाल पढ़ के सॉल्व करें। हाँ, जिसकी जरूरत लगे वो जरूर बनाए T अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग का BD 5-2, अच्छा, और साथ ही मैं सरप्लस भी खोल रहा हूँ। BD 0, CD 135, चल CD 748, चलें जी। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 1 में लिखा हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यू हुई थी और 150 का इंक्रीज आया था, तो 150 यहां आ जाएगा, 150 और यहां आ जाएगा, और 15 इंक्रीमेंटल है यानी ट्रांसफर है, तो ये सरप्लस तो फारिग हो गया। लैंड बिल्डिंग में आगे पॉइंट 1, पॉइंट 2 सॉरी, डेप्रीसिएशन 72, और कोई बेची खरीदी, तो अब इसको बैलेंस करें तो एडिशन आ जाएगी 144, 144। अब ये जो हमने बिल्डिंग के अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर निकाली है ना, 14 इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि वो जो 14 कैपिटल वो इसके अंदर है शामिल, बिल्डिंग डेबिट की थी वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली है, तो उस 14 का अलग से कुछ नहीं करना। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 144, परचेज ऑफ व्हीकल, इसमें से पैसे अभी नहीं दिए हुए, 51 माइनस 12, 39, सेल ऑफ व्हीकल कितनी, 17, क्योंकि 11 इस साल का है और 6 पुराना है, 17। वन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, इसके अंदर 14 है, क्या जो हमने 14 कैपिटलाइज किया है वो बिल्डिंग में डेबिट नहीं होगा, तो वो इसके अंदर है, और मजीद तो कोई डेबिट नहीं किया मैंने, तो वो इसके अंदर शामिल है 14। फाइनेंसिंग कैपिटल, कैपिटल कैपिटल में 80 का इंक्रीज है और वो नजर आ रहा है कि वो तो बोनस है, 80 का इंक्रीज है और वो बोनस ही है सारा, तो कैपिटल इशू कोई नहीं है। डिविडेंड, डिविडेंड पेड है 40, है 40, और लोन, लोन के बारे में, लोन के बारे में कहीं कुछ, तो बस बैलेंस देख के पता चल रहा है कि वापस हुआ है। $125,
165 जी 38 नेगेटिव नेट कैश आउटफ्लो फॉर द ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट स्टार्ट ऑफ ईयर। तो ये टैली कर रहा है जी। नहीं कौन सा फाइनल 22 का, वो तो 23 में जाएगा ना। है जी। कैश फ्लो का एक सवाल खोलें, सिर्फ एक चीज बतानी है। स्प्रिंग 19 का एक सवाल है, बस कैश फ्लो खत्म, सिर्फ एक चीज बताने लगा। जी करें करें, मैंने कौन सा रजिस्टर छीन लिया, करें। स्प्रिंग 19 ड्रम लिमिटेड है, ड्रम, हाँ जी। स्प्रिंग 19 ड्रम लिमिटेड, इसमें सवाल एक डिफरेंट स्टाइल का था, लेकिन अगर थोड़ा सा बस होश करेंगे तो आसान सवाल था, तो मैं वो होश कराने की टिप बता देता हूं। स्प्रिंग 19 ड्रम लिमिटेड, सवाल तक पहुंचे तो बात करें। इसमें अभी जूनियर अकाउंटेंट आया था अभी उसने 12 घंटे में कैश फ्लो पढ़ा था। और उसने ये कैश फ्लो बनाई है। तो उसके कैश फ्लो की शक्ल देखे ना, अभी इस वक्त जो आपकी आदत है ना, आपको कैश फ्लो बनाने को कहेगा तो आप भी कुछ ऐसे ही बनाएंगे। हाँ जी 12 घंटे हो गए कैश फ्लो। ये कैश फ्लो की शक्ल तो देखे ना, क्या बुराई है इसमें। उसने पहली लाइन से शुरू किया है और आखिरी लाइन तक इंक्रीज डिक्रीज करता है। क्योंकि उसको यही याद रह गया था बस। हाँ जी, तो इसमें इनडायरेक्ट मेथड में 2 बैलेंस शीट चाहिए होती हैं। 2 बैलेंस शीट्स होती हैं और अदर इंफॉर्मेशन होती है। तो अदर इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है जो उसने इग्नोर कर दी, अदर इंफॉर्मेशन बहुत सारी है। बैलेंस शीट्स 2 क्यों चाहिए होती हैं? एक तो इनके इंक्रीज डिक्रीज के लिए और उसके अलावा बाकी टी अकाउंट के बीडीसीडी के लिए, बस इसलिए चाहिए होती है। तो जहां तक बात करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज थी, वो सही फिगर्स लिखी होंगी उसने, वो हम वही यूज कर लेंगे। लेकिन बाकी फालतू चीजों की जो इंक्रीज डिक्रीज है, जो हमने वर्किंग में टी अकाउंट बनाना था, जैसे रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट हमें बनाना पड़ना था, तो उसमें हमने बीडी और सीडी लिखना था। 2 बैलेंस शीट्स होती, ये फिगर लिख देते। उसने 2 बैलेंस शीट्स देने की बजाय पहली ही लाइन क्या लिखी, इंक्रीज इन। तो इंक्रीज का मतलब है कि ये छोड़ दें, ये लिख लें, आगे बीडी सीडी। हमें ये 2 बैलेंस शीट टी अकाउंट के लिए ही चाहिए थी ना, तो अगर बीडीसीडी दिया होता यहां लिख लेते। उसने बीडीसी देने की बजाय डिफरेंस दे दिया। तो अगर इंक्रीज है तो सीडी ज्यादा है ना, ये 0 कर दें यहां लिखें। इसी तरह डिविडेंड पेएबल, ये हमें क्यों चाहिए होता है अकाउंट? डिविडेंड पेड निकालने के लिए। तो डिविडेंड पेएबल का अकाउंट हमें चाहिए था बीडी और सीडी, उसने इंक्रीज दी है तो ये छोड़ दें और ये 200। बस सिर्फ ये इसमें टिप थी कि बैलेंस शीट देने की बजाय उसने डिफरेंसेस दे दिए थे। तो जिनकी इंक्रीज डिक्रीज चाहिए थी वो तो इंक्रीज डिक्रीज ही ले लें, और बाकी जो वर्किंग में बीडी सीडी लिखने थे, इनक्रीज का मतलब है बीडी छोड़ दें सीडी लिख दें, और अगर किसी में डिक्रीज है तो बीडी लिख दें और सीडी छोड़ दें। है नहीं, अब ये नॉर्मल सवाल बन जाएगा ना।
दो बैलेंस शीट से जो मसला गिवन ना होने का मसला था वो मसला हल कर दिया आपको। अब ये बाकी नॉर्मल सवाल लो जी, कैश लो बस, ठीक है।